आप लोग। और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। बेसिकली आज हम क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और ये मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है क्लास 10th के लिए, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं पॉलिटिकल साइंस के जैसे सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो हम बिना किसी डिले के अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। एंड हियर वी गो। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 क्लास 10 पावर शेयरिंग लेकर आया हूँ आप सबके लिए। एंड ये जो है पार्ट 1 है। एक्चुअली इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज़ होगा। एंड पार्ट 1 में मैं बेसिकली आधा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और जो बाकी का बचा हुआ आधा चैप्टर है उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आती है पॉलिटिकल साइंस में, जो आपका चैप्टर है उसका नाम है पावर शेयरिंग। तो दोस्तों, पावर शेयरिंग जो एक वर्ड है उससे आपको समझ में क्या आता है कि शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्ति का विभाजन बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे दो स्टोरी पढ़ेंगे, श्रीलंका की और बेल्जियम की। दोनों की स्टोरी में अलग अलग एथनिक कंपोजिशन है। अब आप कहोगे एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए और सीक्वेंस में सारी चीज़ें अनफोल्ड हम करते चलेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन कर देना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन एक लिखी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर subjects among the organs of government. It is an intelligent step to ensure stability of power, political order. ये अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। इट इज़ एन इंटेलिजेंट स्टेप से लेकर पॉलिटिकल ऑर्डर तक बहुत मेन है, आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा एक बेस फाउंडेशन देगी। ये बहुत ही मतलब अभी मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि पावर शेयरिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन है शक्तियों का। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का विभाजन किया जाता है शक्तियों का, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंस बना रहे, ताकि कोई आर्बिट्रेरी तरीके से किसी पे शासन ना कर सके, किसी पे रूल ना कर सके। आर्बिट्रेरी मतलब जो तानाशाह टाइप होते हैं उस तरीके से। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंट स्टेप होता है ताकि पावर में स्टेबिलिटी बनाने के लिए और पॉलिटिकल ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी एक, और ताकि हम मारपीट जैसे दंगों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भी वाद विवाद होते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप के, जैसे हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया, तो इन सबको हम कम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। हम पहले बेल्जियम की स्टोरी पढ़ेंगे, देन आगे हम सब्सिक्वेंटली एक एक चीज़ों को अनफोल्ड करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम की, जरा इस बारे में हम इस बार नज़र मार लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो 59% लिव्स इन अ फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। एक्चुअली क्या है, जो बेल्जियम, जो आप जब एक नक्शे में देखोगे ना, मैं यहाँ पे नक्शा लगाना भूल गया, आई एम सॉरी, बट बेल्जियम जो है एक फ्लेमिश रीजन है और एक वेलोनियल रीजन है। तो 59% जो जनसंख्या है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, और क्या स्पीक करते हैं, डच स्पीकिंग है, डच लैंग्वेज स्पीक करती है। 59% ऑफ पीपल्स लिव इन अ फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। Another 40% of peoples live in a Wallonian region and speak French. अब जो बाकी जो 40% आ रहे हैं आपके, तो वो जो है वेलोनियन रीजन में रहते हैं। एक्चुअली जो मैं आपको बता दूं तो फ्लेमिश रीजन जो है वो बेल्जियम के ऊपर वाला साइड को कहा जाता है, नॉर्थ के साइड है, एंड जो वेलोनियन रीजन है वो जो है नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो फ्लेमिश ऊपर, फ्लेमिश रीजन ऊपर, और वेलोनियन रीजन नीचे आता है। एंड 40% जनसंख्या वहाँ पे रहती थी वेलोनियन रीजन में। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जिनियन स्पीक जर्मन। अब जो 1% जनसंख्या रह गई है, ठीक है, वो बेसिकली बेल्जिनियन थी, जो कि वहाँ के मूल निवासी, जैसे बेल्जियम के, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियंस हम लोग कहते हैं अपने आप को, वैसे वहाँ भी बेल्जियम वाले के बेल्जियन थे वो, कि जो जर्मन बोलते थे। 1% बस मामूली सी जनसंख्या रहती थी वहाँ पे। कैपिटल में अगर आप बात करते हो तो देखो कैपिटल में सब सारा कुछ उल्टा है। उल्टा इन द सेंस कि जो यहाँ पर मेजोरिटी में, जो यहाँ पे ज़्यादा है वो कैपिटल में कम हो जाएंगे, और जो वहाँ पे कम है वो कैपिटल में ज़्यादा हो जाएंगे। 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखो माइनॉरिटी में 40%, भले एक बहुत बड़ा
नंबर है, बट यहाँ पे देखो माइनॉरिटी में है इसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर 80% पीपल जो है फ्रेंच स्पीक करते हैं, वाइल 20% ऑफ डच स्पीकर। तो यहाँ समझ सकते हो कितनी सारी डाइवर्सिटी। हाँ, मैं बात करता एथनिक क्या होता है। एथनिक का मतलब होता है शेयर ऑफ कल्चर। जब ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग नहीं, एक ही कल्चर आपस में शेयर करते हैं तो उसे एथनिक बोला जाता है, उसे एथनिक बोला जाता है। जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ और मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, आपस में हम बहुत सारे कल्चर शेयर कर रहे हैं, तो एक एथनिक हो गया, एथनिक ग्रुप ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, तो उसी तरीके से अलग अलग टाइप्स के ग्रुप यहाँ पे पाए जाते थे। अब सवाल ये आता है, चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा ये चैप्टर लगा हमें। यहाँ पर रीज़न क्या थे, टेंशन क्यों इतनी डेवलप हो रही थी, वाई इतना ज़्यादा टेंशन क्यों था। तो देखिए, द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकर वॉज रिलेटिवली रिच इन पावर। जो माइनॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकर, ठीक है, कैपिटल में नहीं, वहाँ पे कंट्री में, बेल्जियम में, वो जो है रिलेटिवली रिच थे, पावरफुल थे, अमीर वर्ग थे, बिजनेसमैन थे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो अगला है, this was recent by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। लेकिन यही चीज़ ना, डच स्पीकिंग, जब अब आपके पास पैसा है तो आप कई सारे रिसोर्सेज को, कई सारी चीज़ों को ऑन कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको बेनिफिट, वो सोचते थे कि हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का। ठीक है, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसल। यही हाल ब्रुसल में भी था, सेम। ब्रुसल जो राजधानी, जो कैपिटल है, जो राजधानी है, इसमें भी वही टेंशन होता था। इसमें फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी मेजोरिटी में थी, और माइनॉरिटी में कौन थे, मेजोरिटी में जस्ट डच स्पीकर थे। तो यही सारी चीज़ें ना कॉन्फ्लिक्ट के कारण बनी एक दूसरे के प्रति। अब सवाल ये आता है, जब भी याद रखना ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एक फैसला डिसाइड कर देता है कि अ, गाड़ी जो है आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो देखना ये था कि बेल्जियम जो सरकार है वो किस तरीके से, उसकी गवर्नमेंट क्या क्या नियम कानून किस तरीके से लागू करती है। यही चीज़ बेल्जियम वाले काफ़ी, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्लानिंग करके वो सारी चीज़ें की थी, एंड सक्सेसफुल हुआ सब कुछ। बट यहाँ पे ना श्रीलंका मात खा गया। श्रीलंका को आप देखोगे सिविल वॉर जैसे सिचुएशन आ जाएगी। ओके, हाँ, यहाँ पे है, ब्रुसेल presented a special problem that Dutch speaker people constitute a majority in the country but not a minority। अब डच स्पीकर जो थे, जो कि अराउंड 59% पूरी कंट्री में थे, वो क्या करते, वो मेजोरिटी में तो कंट्री में थे, बट माइनॉरिटी कैपिटल में थे। यानी कि समझ रहे हो, कंट्री में उनकी वो एक बहुत वास्ट पॉपुलेशन है, वास्ट पॉपुलेशन है, बट माइनॉरिटी कैपिटल में, राजधानी में उनकी माइनॉरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, कई सारे विवाद हुए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये तो था हमारा एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दिया क्यों टेंशन डेवलप हो रहा था वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम था ऊपर वाला, और नीचे वाला हम डिस्कस करेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का भी केस देख लेते हैं, फिर वहाँ से समझेंगे कि उनकी क्या टेंशन थी, क्या प्रॉब्लम्स थे, और किस किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका भले ही छोटा हो बट उसमें डाइवर्स पॉपुलेशन थी, अराउंड करोड़ों में थी। ठीक है, करोड़ों, आई थिंक 2-3 करोड़ थे, बट उसमें भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप आर सिंघाड़ा स्पीकर 74%, द तमिल स्पीकर 18%। जो 74% था वो कौन सा था, सिंघाड़ा स्पीकर्स, और जो 18% था वो कौन था, तमिल स्पीकर। अमंग तमिल देयर आर टू सब ग्रुप। अब तमिल स्पीकर, ये जो स्पीकर है तमिल स्पीकर, उसमें भी सब ग्रुप बने हुए थे, यानी उसका भी विभाजन हुआ था। तमिल स्पीकर का कौन कौन सा विभाजन हुआ था, एक जो है श्रीलंकन तमिल्स, और एक जो है इंडियन तमिल्स। एक श्रीलंकन तमिल्स जो 13% थे, और इंडियन तमिल्स अब लगा लो 18 में से 13 गए, ये कुछ अप्रॉक्स 5%। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रखा है कि तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो तमिल के निवासी थे, मूल निवासी थे, तो वो श्रीलंकन तमिल्स हो गए, जो कि 13% अपना पोर्शन रखते थे। एंड द रेस्ट जो कि भारत से श्रीलंका आए थे, उनके पूर्वज, फोर फादर वहाँ से प्लांटेशन वर्कर, एज अ प्लांटेशन वर्कर आए थे, तो बाकी के इंडियन तमिल्स वहाँ पे निवास करते थे। Most of the Sinhala speaker peoples are Buddhist, while most of the Tamils are Hindu and Muslim। जो भी सिंघाला स्पीकिंग पॉपुलेशन थे, पीपल थे, वो जो है बुद्धिस्ट थे, और बाकी के जो तमिल्स थे वो हिंदू या मुस्लिम थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, वो बहुत
एज तमिल एंड सिंघाला। 7% लोग जो है क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, वो तमिल्स भी थे, वो सिंघाला भी थे। ठीक। देखो बेसिकली इन सब चीज़ों को आप तभी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जब आप उस चीज़ को बार बार आप ये नोट्स बना सकते हो जो मैंने इस समय भी लिख रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत आसानी से। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। अगर कोई एसएसटी से अलग भी वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी प्रयास कर सकता हूँ, उसके लिए भी मेहनत कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको इस चीज़ से रिलेटेड पर्टिकुलर आपको टॉपिक पर बात करनी है। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। क्या होता है मेजोरिटिज्म, देखते हैं जरा। ठीक है, मेजोरिटेरिज्म, काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसिएशन है इसका। एंड देखो क्या लिखा है, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिलती है। अब सवाल ये है, सुनिए जरा, कि मेजोरिटी में कौन है, सिंघालस। क्लियर है, मेजोरिटी में जब सिंघालस है और यहाँ पे लिखा है मेजोरिटिज्म, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द, मतलब जो मेजोरिटी में रहेगा वो जनरली, अगर मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, तो वो सत्ता पे राज करेगा। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, Majoritism in a country means the need and wish of a minority community is completely disagreed by the majority community and the power. And the majority community believe it should be able to rule a country as per the wish in the manner. तो कहने का मतलब ये है कि मेजोरिटिज्म जो है कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझो, तो जो माइनॉरिटी, जो कम तबके के लोग होते हैं, उनके सारे विषयों को डिसएग्री किया जाता है। किसके द्वारा, मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा, जो ज़्यादा पॉपुलेशन में। और मेजोरिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उनका बिलीव होता है कि वो जो है वो ही एबल है कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है, एज पर द विश एनी मैनर, किसी भी तरीके से वो ही जो है सक्षम है किसी देश को चलाने के लिए, माइनॉरिटी नहीं है। तो मेजोरिटी का ये बिलीव है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स टेकन टू स्टैब्लिश सिंघाला सुपरमेसी आर। क्या क्या सिंघालास ने स्टेप लिए ऐसे जिसके वजह से सिंघाला सुपरमेसी, सिंघालास को ऊपर रखा गया और बाकी तमिल स्पीकर्स को नीचे कर दिया है। वो भी देख लेते जरा, एक मिनट। ठीक है, लिखा है इन, एक मिनट, या डेफिनेटली in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as a only official language, वो अंडरलाइन करो इसको, only official language, thus disregarding तमिल्स, यानी कि तमिल्स को तमिल्स का बहिष्कार करते हुए या फिर तमिल्स को अलग करते हुए एक एक्ट पास हुआ था 1956 में, जिसके द्वारा सिंघालस को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई थी। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि हमारी कितनी लैंग्वेजेस हैं, हमारे कितनी लैंग्वेजेस हैं। मैं चेकआउट करूँगा और जिसका सही आंसर होगा उसको एक बढ़िया सा कमेंट मेरी तरफ से। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policy that favored Singhala's applicant for यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी पॉलिसी निकाली जो कि फेवर किसको करते थे, सिंघालस को। सिंघालस के बच्चे जो भी यूनिवर्सिटी पोजीशन पे चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, तो सारा सिंघालस को ही पूरी तरीके से डोमिनेट करने दिया। और जो आपका बेसिक तमिल स्पीकर्स हैं उनको आपने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ये देख रहे हो, एक तरफा वाला काम हो रहा है कि मेजोरिटी जिसकी रहेगी वही पावर में रहेगा, और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, इन शॉर्ट में कहूँ। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। एक नया कॉन्स्टिट्यूट लगाया गया जिसमें जो स्टेट है वो कि बुद्धिज्म, क्योंकि सिंघालस क्या थे, बुद्धिस्ट थे, और बुद्धिस्ट का धर्म क्या होता है, बुद्धिज्म। तो उनको जो है ग्रो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान लाने के लिए किया कि स्टेट जो है, जो देश है, वो पूरा जो है प्रोटेक्ट करेगा और तेजी से इसका वृद्धि करेगा, बुद्धिज्म एज अ रिलीजन्स को। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ स्टेप टेकन टू स्टैब्लिश, ये आई थिंक, या हाँ, ये तो स्टेप्स थे क्योंकि लेके गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जब ये सब हो रहा था तो जाहिर सी बात है सिंघालस अपने हाथ में बेड़ियां नहीं बांधेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे अलग तरीके का। तो वही देखने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या करने वाले हैं वो। तो यहाँ पे चलिए पढ़ लेते हैं एक बार फिर से।
एक बार फिर से नहीं, आई थिंक ये हम पढ़ लेंगे। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन। ये जो गवर्नमेंट कर रही थी उससे बस एक ही चीज़ हो रहा था कि एलिनेशन की भावना हो रही थी, विरोध की भावना हो रही थी और तगड़ी होने वाली थी लड़ाई, दंगा तो बहुत भीषण होने वाला था। They felt that Buddhist Singhala's leaders were not sensitive to their language and culture. उनको ऐसा लगा कि जो बुद्धिस्ट सिंघाला लीडर थे, जो लीड कर रहे हैं कंट्री को, वो सेंसिटिव नहीं है जरा सा भी लैंग्वेज को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, और कहीं से भी उनका कोई कंट्री से कोई भी ऐसा नहीं है कि कंट्री के प्रॉफिट के लिए वो थोड़ा स्टेप उठा रहे हो, बस अपनी ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी नाव को ढकेले जा रहे हैं। They felt that constitution and government policy denied them equal political right. उनको ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है और जो संविधान की पॉलिसीज है, वो सब इक्वल पॉलिटिकल राइट देने से डिनाई कर रही है, मना कर रही है। ठीक है, उनको इक्वल राइट नहीं मिल पा रहा। जाहिर सी बात है, जब ऐसे ऐसे स्टेप्स लगाए जाएंगे, जब आपको, अब आप ही ले लीजिए, भारत के अंदर अगर मान लो हिंदू को ही रहने दिया जाए, मुसलमानों का कुछ ना हो, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर भी एक भावना विकसित होगी कि नहीं यार, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, हमें इक्वल राइट नहीं मिल पा रहा, पॉलिटिकल राइट नहीं मिल पा रहा। सेम सिचुएशन यहाँ पे किसके साथ है? तमिल स्पीकर के साथ, जो सिंघालस किए जा रहे थे। Discriminated against them in getting a job and other opportunities and ignored their interest. अब कई लोग थे जो इंटरेस्टेड थे जॉब्स करने के लिए, और वो सक्षम भी थे, ऐसी बात नहीं कि सक्षम नहीं थे, एलिजिबल भी थे, सक्षम भी थे, और कई सारे वैसे मतलब अलग ही लेवल का उन सबका स्टैंडर्ड था। बट फिर भी क्योंकि वो सिंघालस नहीं है, इसके लिए उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जॉब्स के लिए और भी अदर अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें इग्नोर किया जाता था। तो यहाँ पे ऐसे सारे इम्पैक्ट हुए जब सिंघाला सुपरमेसी के ऊपर इस्टेब्लिश किया गया। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंघालस एंड तमिल कम्युनिटीज ट्रेन ओवर टाइम। और वक्त के साथ साथ सिंघालस और तमिल स्पीकर के बीच कुछ मतभेद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, एक अलग ही लेवल का, यहाँ तक कि आप देखोगे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई। रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स का क्या रिएक्शन था ये देख लेते हैं। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द recognize of Tamil as an official language for the regional autonomy and equality of opportunity in securing education job। अब जो है ये स्ट्रगल पे आ गए, मास मूवमेंट किया इन्होंने, और तमिल्स को एक रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर कह सकते हैं आपकी एक जगह दी कि तमिल्स भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है और होगी। और रीजनल लैंग्वेज पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी बात की, ताकि एजुकेशन और जॉब सबको बराबरी पे मिल सके। तो ये जो रिएक्शन था तमिल श्रीलंकन तमिल्स का, ये था कि हमें तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियली मान्यता देनी है, साथ में सबके लिए जॉब के इक्वल राइट होने चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independence. तमिल इलाम्स को एक्चुअली स्टेट बोलते हैं, राज्य इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। 1980s तक आते आते बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे जो एक चीज़ डिमांड करती थी कि हमें तमिल्स के लिए अलग स्टेट बना कर दो, हमें तमिल्स के लिए। जैसे आप 12th क्लास में आ गए, आप जब आगे स्टडी करोगे कंटिन्यू, तो आप पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसमें आपका चैप्टर 2 है एरा ऑफ, हाँ जी, एरा ऑफ वन डोमिनेंस पार्टी। तो उसमें आप पढ़ोगे हमने, हमारे भी स्टेट्स ने कई सारी मांग की थी, ठीक है, कि हमें अलग अलग पार्ट बना कर दो। जैसे यहाँ पर भी हुआ था, अलग अलग स्टेट्स की मांग हुई थी। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे जो डिस्ट्रस्ट था, एक्चुअली डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, विश्वास ही नहीं है, तो वो जो है एक मतभेद का कारण बन गया दोनों कम्युनिटी के बीच। ठीक है, और उससे क्या हुआ, उससे बस एक ही चीज़ निकलती है, और वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ मैं बता दो, उससे बस एक ही चीज़ होगा कि वो सिविल वॉर में कन्वर्ट होगा। और सिविल वॉर क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने 9th में पढ़ा, फिर भी बता देता हूँ। द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जब भी आप आपस में लड़ते हो ना, जब आप सिविलियंस लड़ते हो, तो इसको सिविल वॉर कहा जाता है। और सिविल वॉर हमेशा ही एक बहुत ही भयानक रूप लेता है किसी भी कंट्री के लिए, और सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिक लाइफ जो होती है वो बहुत ही पीछे चली जाती है, कई 100 साल पीछे चली जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, सोशली बैकवर्ड हो जाते हैं, कल्चरली भी एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास नहीं होता।
तो सिविल वॉर के सारे डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 बेसिकली, और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट 2 होगी, पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 क्लास 10th के लिए, और पावर शेयरिंग चैप्टर होगा। पार्ट 2 में हम मिलते हैं, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।